नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम और हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे कि आप सभी को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू कर दिया है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। और जैसा कि हमें पता है कि हम आगे अब इसको कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, जिसमें हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम एल्केन के बारे में कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं हम उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन, फिनॉल, ईथर, जितने भी आएंगे आगे जो भी चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सभी के बारे में पहले हम उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उनको बनाने की विधियां, किस प्रकार से हम उन्हें बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके पढ़ेंगे भौतिक गुण और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में अब हम चलते हैं इस पर मेन एल्केन के अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं कि एल्केन क्या है। देखो सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ना। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था कि वो एल्केन प्रकार का होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था कि वो अगेन 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एल्केन क्या होता है, एल्केन का सूत्र याद रखते हैं। एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, +2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, अनुलग्न की बात करते हैं तो एल्केन का अनुलग्न होता है एन, एल्कीन का अनुलग्न होता है इन और एल्काइन का अनुलग्न होता है आइन। क्लियर। उसके बाद में पहचान कैसे करनी है, एल्केन की पहचान हम करते हैं कि एल्केन जहां जहां होगा वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बॉन्ड होगा, मतलब वो एल्केन है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्केन के अंदर यदि हम बात करते हैं संकरण की बात करते हैं तो sp3 संकरण होता है। याद रखना दोस्तों, इसमें एल्केन के अंदर हमेशा कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई, याद हो तो उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना, आपको ट्रिक थोड़ा सा रिमाइंड दिला देता हूं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ट्रिक थी। सिंगल बॉन्ड जो है इसमें सबसे ज्यादा एक है तो एक के साथ में 3 जोड़ दो, sp3, इसके साथ में 2 sp2 और इसके साथ में sp। ये इनके संकरण की ट्रिक है जो हमें याद रखनी है। इस प्रकार से हम संकरण की ट्रिक याद रखते हैं। ठीक है, ये तो हम यहां तक तो कर चुके थे। अभी हम इसमें आगे बात करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एल्केन को बनाने की विधियां। तो हेडिंग डाल लेना, बनाने की विधियां, किस प्रकार से इसको फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें हम कुछ एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक तरफ जिसमें एल्केन आता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक तरफ एल्कीन और एल्काइन आता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो किन किन के द्वारा पढ़ेंगे, पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों से। ठीक है, RX से सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइडों से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम जितने भी हैं एल्डिहाइड, फिनॉल, ईथर, उनके अपचयन के द्वारा पढ़ेंगे, फिर वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। देखिए दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जो द्विबंध और त्रिबंध युक्त होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब उसमें दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। सपोज कीजिए ये छोटा सा कोई भी एक एल्केन ले लिया या एल्काइन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कार्बन की संयोजकता तो पूरी हो रही है, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एल्केन जिसमें कार्बन की संयोजकता, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी है और द्विबंध भी आ रहा है ना। हमें कार्बन की संयोजकता सिर्फ हाइड्रोजनों से पूरी करनी है, मतलब द्विबंध हटाना है और द्विबंध हटाकर सिंगल बॉन्ड वहां पर लाना है, तभी हमें एल्केन बनेगा।
तो मतलब सीधी सी बात है, इस अभिक्रिया में हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम अभिक्रियाओं को सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें अभिक्रियाएं समझ में तो आ जाती हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसको एग्जाम में कैसे करें, या फिर जब क्वेश्चन आता है तो नहीं हो पाता है। तो मैं उसी तरीके से आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि एल्कीन है, इससे हमें बनाना क्या है, एल्केन बनाना है। अब एल्कीन से एल्केन बनाना है तो हमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर मैं अभिकर्मक काम में लूंगा जो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जोड़ देगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, थोड़ा सा आप रिवाइंड कीजिए, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया कि ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है, या वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, बाकी ये अभिक्रियाएं जिनमें अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है मतलब वे अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, पहली बात तो, ठीक है। या जो पदार्थ अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जोड़ते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो रिएजेंट्स, वो अभिकर्मक क्या कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें हाइड्रोजन जोड़ना है मतलब हमें अपचयन अभिक्रिया करानी होगी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अपचयन से, ठीक है, यह अभिक्रिया ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एल्कीन या एल्काइन के अपचयन से। अपचायक पदार्थ काफी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सबसे जो मेन होता है जैसे कि NiPd और Pt, निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम, ठीक है, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये NiPd Pt प्रबल अपचायक होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, मतलब अपचायक हैं, अपचयन अभिक्रिया ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़ेगा, इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये CH2 था, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या था, ये एल्कीन था, तो दो कार्बन का एल्कीन है तो मेथ और एथ, तो ये हो जाएगा एथीन। एथीन से प्रबल अपचायकों का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है, एल्केन है दो कार्बन का तो एथेन बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से क्या बन रहा है, इसमें प्रबल अपचायक काम ले रहे हैं। ये क्या है, NiPd Pt क्या है, प्रबल अपचायक, और प्रबल अपचायक क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है, सिंपल है। उसी प्रकार से हम अगर देखें, जैसे और दूसरी अभिक्रिया लेते हैं हम ऐसे कोई भी, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, सपोज कि ये है कि एल्काइन ले लिया, ठीक है। एल्काइन के अंदर हम इसी प्रकार से NiPd और Pt काम लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इसके CH3 का लेंगे, ठीक है, यहाँ पर H2, यहाँ पर एक अणु काम में आया था, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, यहाँ पर H2 के दो अणु काम में आएंगे, ठीक है, एक H2 पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, एक H2 पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये भी बन जाएगा CH3। तो इस प्रकार से ये क्या है, एथाइन है, या इसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन, इससे क्या बन गया, अगेन एथेन बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फर्स्ट वाली अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है, एल्केन बनाने की विधियां, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन बना जाता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एल्कीन या एल्काइन के अपचयन के द्वारा क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं, वो प्रबल अपचयक इस प्रकार से हम काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ में हम दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरी अभिक्रिया जो है जैसे कि RH या एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से बनता है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें एल्किल हैलाइडों से, ठीक है। सेकेंड नंबर है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइड को हम क्या लिखते हैं, RH लिखते हैं, याद रखना एल्किल हैलाइड मतलब RH से, है ना। RH से किस प्रकार से होगा, यहाँ पर RH जैसे कि कोई भी अभिक्रिया, पहले हम इस अभिक्रिया को प्रारूप जान लेते हैं। क्या होता है कि RH की अभिक्रिया, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर ZnHCl अभिकर्मक काम में लेते हैं। ZnHCl के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है, यहाँ पर अपचयन होगा, H2 जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, वो H2 जुड़ता है तो यहाँ पर एक H जो है वो X के साथ में बाहर निकल जाता है HX के रूप में, एक H एक X के साथ बाहर निकल जाएगा HX के रूप में, बचा एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RH, जो क्या होता है हमारा एल्केन होता है, ठीक है, प्लस ये H और ये X क्रिया करके क्या बना लेते हैं,
HX बना लेते हैं। ये इस अभिक्रिया का ऊपरी रूप है। इस प्रकार से जितनी भी अभिक्रियाएं वो बनेंगी। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका उदाहरण देखते हैं। ये तो मोटे मोटे तौर से है कि अभिक्रिया जो है वो इस रूप में होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, चाहे वो 1 कार्बन का है या 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और हैलाइड में भी कार्बन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो कुछ भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, अगर यहाँ पर जुड़ा है, जैसे सिंपल सा लेते हैं CH3 और Cl फर्स्ट नंबर का है ना, ताकि समझ में आ जाएगा। इसकी ये एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे हम कराते हैं? ZnHCl अभिकर्मक से कराते हैं। तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन जोड़ता है। ठीक है, H2 जोड़ता है। ये H2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा खोल के H और H लिख रहा हूँ, है ना। अब क्या होगा, मैंने कहा था कि एक H इस X के साथ क्रिया करता है, तो ये इसके साथ में क्रिया करके क्या बना लिया? HCl बना लेगा। ये हाइड्रोजन जो है वो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो CH3 हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया? CH4 बन गया, प्लस H और Cl आपस में मिलकर क्या बना लिया? HCl बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? मेथेन प्राप्त हो गया, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, हो जाएगा सिंपल अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइडों के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आपको बताना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपचयन, यहाँ पर अभिक्रिया काम मिली है, तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अपचायक पदार्थ होते हैं। अपचायक पदार्थ कौन कौन से हैं जो काम में आते हैं? तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है, एक तो है NiPD और PT, मुख्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, NiPD और PT। दूसरा है Zn और CuHg ग्रुप, ZnCu युग्म। और तीसरा जो अपचायक के रूप में इसमें आता है वो है लाल फास्फोरस और HI, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्लस HI। ये भी आपने काफी बार देखा होगा। इन तीन को आप स्टार डाल लीजिए, कॉपी के माथे पे लिखना डबल स्टार, कहीं भी यदि ये दिख जाए, ये है अपचायक। ठीक है, अपचायक। ठीक है, यहाँ पर ये रिडक्शन अभिक्रिया करेंगे, अपचयन अभिक्रिया करेंगे, कहीं पर भी ये दिख रहे हैं। अभिक्रिया के अंदर यार है, इनका एक ही काम है, अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन देना, अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जोड़ना। ठीक है, अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद कैसे करना है। ट्रिक ये है, NiPD/PT नहीं पढ़ेगा तो पीटूंगा। होता है कि नहीं होता? माँ बाप या टीचर्स बोलते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ोगे तो पीटूंगा। तो नहीं पढ़ेगा तो पीटूंगा, तो वो पढ़ने लग जाता है, पढ़कर वो क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है। वो अपनी संयोजकताएं पूरी कर लेता है, हाइड्रोजन चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ लेता है ना। और लाल फास्फोरस हिंदी में हो सकता है कभी कभी ऐसे भी लिख जाता है रेड P। ठीक है, सॉरी, रेड P प्लस HI, लाल फास्फोरस। रेड P का भी मतलब क्या है? लाल फास्फोरस है। ये दोनों तीनों कभी काफी बार एग्जाम में आते हैं, अभिक्रिया आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। माना कि कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे कोई भी अभिक्रिया दे दी, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड, आपको दिख रहा है इधर। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक में ये मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा इसको। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जैसे कि आपके अभिक्रिया आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर लिखा आ जाएगा डायरेक्ट, यहां पे आ जाएगा CH3 CH2 और CH3। मतलब ये क्या है? अब हमें लॉजिक क्या लगाना, मैंने इसलिए ये अभिक्रिया लिखी। आपको ये याद रखना, आपको ये याद रखना पर्टिकुलरली कि 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, सभी अभिक्रियाओं को रटना नहीं है। हमें उस अभिक्रिया का ऊपरी प्रारूप, ऊपरी बाहरी तौर से याद रखना है कि इस अभिक्रिया में होता क्या है और किसके द्वारा क्या बनता है। देखो कोई भी अभिक्रिया है उसमें 3 चीजें होती हैं, क्रियाकारक होते हैं, उत्पाद होता है और अभिकर्मक होता है। ठीक है, क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में? अभिकर्मक, बीच में कोई पदार्थ काम ले रहे हैं उसकी उपस्थिति में वो बना रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से दे सकता है, या तो वो क्रियाकारक दे देगा, इसको छुपा लेगा, इससे डायरेक्ट ये बनाइए, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या करता है। तो इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अभिकर्मकों का काम क्या है। हालांकि इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, सारे अभिकर्मकों के बारे में हम बताएंगे कि कौन सा अभिकर्मक का पर्टिकुलरली क्या काम रहता है, तो आपको और इजी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, बट थोड़े दिन बाद में। तो या तो वो अभिकर्मक को छुपा लेगा और बोलेगा कि इससे ये बन गया, क्रियाकारक से उत्पाद बन गया, बताइए किसके द्वारा। तो हमें पता होना चाहिए कि एल्कीन के द्वारा एल्केन बन रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और अपचायक पदार्थ कौन से हैं? ये तीनों, तो इनमें से कोई सा भी एक आएगा। तो ऑप्शन में आपके इन तीनों में से जो भी है उसको राइट टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि A दे देगा और B दे देगा और बीच में क्वेश्चन मार्क दे देगा, बताइए क्या है। या सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि A दे देगा और यहाँ पर X लिख देगा
और बी पूछेगा कि बी क्या है। या थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये पूछेगा कि ए क्या है, यहाँ पर एक्स भी दे देगा और बी बन रहा है, तो ये इन दोनों के द्वारा ये बन रहा है, तो किसके द्वारा बन रहा है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन घुमा सकता है दोस्तों, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ हमने जो क्वेश्चन देखा इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि एल्कीन है, एल्कीन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, तो कोई सा ना कोई सा अभिकर्मक क्या काम में लिया जाएगा, अब चाहे काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं, तो जो एग्जाम ऑप्शन में है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको ऑप्शन को टिक करना है। तो इसमें NiPdPt ले सकते हैं, या NiPdPt नहीं है तो रेड फास्फोरस प्लस HI होगा, तो उसको टिक करना है। इन दोनों में से जो भी होगा वो से हम टिक कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से बनता है। चलिए प्रबल अच्छा है, उनको जरूर लिख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं मिटा रहा हूं इसको। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है हमारी वुर्ज अभिक्रिया। पहले इसको समझते हैं वुर्ज अभिक्रिया में होता क्या है। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, ये अलग अलग है, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया, तीन प्रकार की होती है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। होता क्या, सीधी सी बात हमें याद कर रखनी है कि Rx है, ठीक है, Rx है, ये Rx क्या करता है, यदि सोडियम से अभिक्रिया करता है, Rx के दो अणु काम में आते हैं, इसमें दो अणु काम में आते हैं, तो Rx के दो अणु काम में आते हैं, सोडियम से ये क्रिया करता है, मुख्य अभिकर्मक कौन है, सोडियम है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। मतलब सीधी सी बात ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये Na जो है वो ये दो अणु काम में लेते हैं, वापस समझो इसको, एल्किल हैलाइड के दो अणु काम में लेते हैं। वो एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी यदि सोडियम दिख गया और शुष्क ईथर दिख गया तो समझ जाना कौन सी अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया है। होता क्या है, इसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम है ये दोनों X के साथ में क्रिया करता है, बाहर निकल जाता है। अब ये जाना कि जैसे कि हम बात करते हैं कि ये भी बाहर चला गया और इधर से ये भी बाहर चला गया, ठीक है, ये बाहर चला गया, तो बचा क्या है यहाँ पर, सॉरी सोडियम है इसके साथ में, ये बाहर चला गया और ये बाहर चला गया, बचा क्या, इधर R बचा, इधर R बचा, ये दोनों R जुड़ जाते हैं, क्या बन जाता है, R बन जाता है, प्लस Na जो है, एक Na है और दो X है, तो NaH2 जो है वो बाहर निकल जाता है। या फिर ये Na के दो अणु काम में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2NaX जो है वो बाहर निकल जाता है। बात है कि नहीं समझ में, दो अणु यहाँ पर हम सोडियम के काम लेते हैं, दो अणु यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड Rx के काम लेते हैं। Na जो है, सोडियम जो है वो X के साथ में क्रिया करके NaX बना लेगा, ठीक है, तो दो अणु NaX बाहर निकल जाएंगे, बच्चे क्या, R समूह बचा, एल्किल समूह बचा, एल्किल एल्किल आपस में जुड़कर एल्केन बना लेता है। ये है हमारी वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। इसी के साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी है, नेक्स्ट आती है इसमें हमारी फिटिंग अभिक्रिया आती है, उसमें एल्किल हैलाइड आता है, ठीक है, एरिल हैलाइड आ जाता है उसमें। चलिए तो यहाँ पर देखिए वुर्ज अभिक्रिया जो है वो बहुत सिंपल अभिक्रिया है, पहली बात तो हमें सभी को याद रह जाएगी ये, ठीक है, बहुत ही इजी अभिक्रिया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। पहले हमें क्या करना है, मैं इन अभिक्रियाओं को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसकी रूपरेखा आप समझ लीजिए कि वुर्ज अभिक्रिया तीन अभिक्रिया हैं। देखो कौन कौन सी अभिक्रिया है, एक है हमारी वुर्ज अभिक्रिया, फिर आती है हमारी फिटिंग अभिक्रिया और उसके बाद में आती है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया समझ लो दोस्तों, ये तीन अभिक्रिया हैं हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, एग्जाम में आती हैं। वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और वुर्ज अभिक्रिया फिटिंग और वुर्ज फिटिंग। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड में, आपको और शॉर्ट करके हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड के दोनों काम में लेते हैं, किसके साथ में, सोडियम के साथ में क्रिया करते हैं, उसके भी दोनों होते हैं,
वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में, और आर बनाते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो भाग ले रहे हैं वो क्या है, दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड है, मतलब कार्बन की श्रृंखला होगी उसमें हेलोजन समूह जुड़ा होगा। तो एल्किल हैलाइड और सोडियम हो किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो, तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, वुर्ज अभिक्रिया होती है, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ एल्किल हैलाइड के स्थान पर एरिल हैलाइड आ जाता है। एरिल हैलाइड बोले तो ARX, मतलब बेंजीन समूह आएगा, है ना। एरिल समझ रहे हो ना, एरिल का मतलब होता है बेंजीन समूह। यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला से हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा, यहाँ पर बेंजीन की श्रृंखला से हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा, बाकी सिमिलर है, दोनों में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो ARX प्लस 2Na के साथ क्रिया करेगा प्लस ARX, यहाँ पर भी दोनों थे सेम, ऐसे यहाँ पर दोनों, तो वापस वही अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो वही काम होगा जैसे पहले हुआ था कि ये X और ये X ये आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, ये X और ये X आपस में मिलकर इस प्रकार से NaX बना लेंगे, 2NaX, ठीक है। ये X इन दोनों के साथ क्रिया करके 2NaX बना लेगा, बचा क्या, AR और AR बचा, मतलब दो बेंजीन की श्रृंखला बचेंगी, दो एरोमेटिक समूह बचेंगे, तो AR आपस में जुड़ जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर RR जुड़ा है, प्लस सेम ऐसे ही 2NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ना, समझ में आ गया। अभी मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, फिर हम इनकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। वुर्ज अभिक्रिया में क्या है कि दो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड कार्बन की श्रृंखला होगी, वो सोडियम के साथ क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा कि एरिल हैलाइड आएंगे, दोनों सेम ऐसे ही वही चीज है, दोनों एरिल हैलाइड की क्रिया करेंगे सोडियम की उपस्थिति में, तो दोनों जो हेलोजन जो है वो सोडियम के साथ बाहर निकल जाएंगे और ये आर्या जुड़ जाएंगे। तो हमें एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि यदि वुर्ज आ रहा है तो हमें एल्किल हैलाइड काम में लेना है, और यदि फिटिंग आ रहा है तो हमें एरिल काम में लेना है। लेकिन तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसमें ये दोनों ही शब्द आ रहे हैं, वुर्ज भी आ रहा है और फिटिंग भी आ रही है, तो क्या बन रही है अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बन रही है। मतलब सीधी सी बात है, वुर्ज का मतलब हम ये ले सकते हैं और फिटिंग का मतलब ये ले सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्रिया होगी। अभी तक तो क्या होता था, समान समान के मध्य में क्रिया हो रही थी, या तो एल्किल या तो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। अब क्या होगा कि एक तो हो जाएगा एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्लस सोडियम के दोनों रहेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस दूसरा हो जाएगा एरिल हैलाइड, तो ARX। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, अभिक्रिया वही हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, अभिक्रिया हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। समझ में आ गया, दोनों का मतलब क्या है, दोनों को कंबाइंड किया है, मतलब वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। तो बाकी सब पैटर्न सेम है, वही दोनों सोडियम के अणु क्या करेंगे, X और X के साथ बाहर निकल जाएगा 2NaX के रूप में, इधर क्या बचा R बचा, इधर क्या बचा AR बचा, तो AR और R मतलब एरिल, ठीक है, बेंजीन समूह है, इससे कोई भी एल्किल समूह आकर जुड़ेगा, माना कि CH3 जुड़ा तो बेंजीन से CH3 जुड़ेगा तो टॉलुइन बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। AR बेंजीन AR समूह से एल्किल समूह से एरिल समूह से एल्किल समूह जुड़ जाएगा, प्लस बाहर क्या निकलेगा, वही सिंपल सा फंडा 2NaX इसमें बाहर निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों अभिक्रियाओं में हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों अभिक्रियाओं का जो सिस्टम है, जो हम बात करते हैं ऊपरी तौर से किस प्रकार से हो रही है, तो तीनों का जो पैटर्न है वो सेम है, कंफ्यूजन हमें नहीं होना है। हमें याद रखना है कि यदि वुर्ज अभिक्रिया आ रही है तो एल्किल हैलाइड काम में लेंगे, बाकी सब सेम है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है दो अणु Na के साथ में, ठीक है। यदि फिटिंग अभिक्रिया आ रही है तो एरिल हैलाइड लेंगे, मतलब बेंजीन वाला लेंगे, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इस प्रकार से। और यदि वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है तो हम क्या करेंगे, वहां पर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों ही काम लेंगे। आप इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी जो आगे काफी बार आएंगी और एग्जाम में डेफिनेटली आती है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप इसको आराम से देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, बट मेरी उम्मीद ये है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे, वुर्ज अभिक्रिया भी हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या बनते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या है, एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जो मोटे मोटे तौर पे ये हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण, ठीक है, एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इनकी अभिक्रियाओं की एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो वही चीज है, कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, कोई भी एरिल समूह ले सकते हैं, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि एल्केन के भौतिक गुण क्या हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एल्केन के भौतिक गुण ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब किसी का भी
क्योंकि अगर हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें याद रखना है सभी के सिमिलर हैं, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ क्या क्या है। ठीक है, कि एल्केन के जो सदस्य होते हैं, प्रथम सदस्य है भौतिक गुण, है ना, प्रथम 4 सदस्य की अगर हम बात करें, 4 सदस्य मतलब C1 से लेकर C4 तक के प्रथम 4 सदस्य जो होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में C5 से लेकर C17 तक द्रव अवस्था में होते हैं और C18 से अप, ठीक है, अधिक वाले जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये तो है कार्बन की संख्या, कि यदि कम कार्बन वाले सदस्य हैं जिनमें कार्बनों की संख्या कम है वो एल्केन गैस अवस्था में होते हैं, जैसे मेथेन एथेन हो गया। ठीक है, यदि 5 C5 से लेकर C17 तक है, कार्बन की संख्या ये है, इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो किस अवस्था में होंगे? वो द्रव अवस्था में होंगे। और इसके अलावा यदि C कार्बन 18 या उससे ज़्यादा है तो वो कौन से होंगे? वो सभी ठोस अवस्था पर होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या रखनी है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि सभी एल्केन जो होते हैं वो रंगहीन, गंधहीन होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं, अनडिजॉल्व होते हैं। लेकिन जितने भी अध्रुवीय विलायक होते हैं, जितने भी अध्रुवीय कार्बनिक विलायक उनमें घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के होते हैं ये? रंगहीन, गंधहीन होते हैं। ठीक है, और जल में कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, अनडिजॉल्व होते हैं ना, जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद में एल्केनों का जो क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक की बात करते हैं तो वो उनके अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक की बात करते हैं तो क्या होता है? उनके अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? उसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके कुछ भौतिक गुण पढ़े हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या कम है तो गैस अवस्था में होते हैं, मीडियम है तो द्रव अवस्था में होते हैं, और कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एल्केन जो होते हैं वो गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन और जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अनडिजॉल्व होते हैं, लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक हैं उनमें विलय होते हैं, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, फिनोल और इनमें विलय होते हैं, है ना। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक जो है उनका उनके अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे जैसे उसका अणुभार या कार्बन की संख्या श्रृंखला बढ़ेगी, कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है या फिर क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इसके भौतिक गुण पढ़ लिए। अब तीसरी स्टेप में इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो है हमारे रासायनिक गुण। एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एल्केन किन किन से अभिक्रिया करता है और क्या क्या बनाता है।